सासू माँ, स्किन बहुत ऑयली हो गई है, आप बताइए क्या लगाऊं मुंह पे। अरे बहुरिया, विम बार लगा लो, उससे तो बर्तनों की चिकनाई चली जाए तो तुम्हारे चेहरे की गंदगी नहीं जा सकती, सब चली जाएगी। सासू माँ। गर्मियों का महीना जुलाई। तपती दोपहर में एक बड़ी सी हवेली के सामने एक टैक्सी रुकती है। उसमें से एक खूबसूरत लड़की बैग लेकर उतरती है। यह है नीलू, जो पहली बार अपने ससुराल आई है। अरे बाप रे बाप, इतनी गर्मी है यहाँ तो। हे भगवान, मैं क्या करूँ। हवेली के मुख्य दरवाजे पर सुशीला माँ खड़ी है, पारंपरिक साड़ी में। उनके चेहरे पर सख्त भाव है। आओ बहू, गृह प्रवेश की रस्म भी तो निभानी होगी, पैर छूकर आशीर्वाद लो। जी माँ जी, आपका बहुत धन्यवाद। नीलू आरती की थाली लेकर घर में प्रवेश करती है और अंदर का माहौल देखकर उसके होश ही उड़ जाते हैं। अब भाई क्यों? क्योंकि ना तो कोई पंखा ठीक से चल रहा है और ना ही कूलर की आवाज है। नीलू, आखिरकार तुम आ ही गई। यार, यहाँ तो बहुत गर्मी लग रही है, एसी तक नहीं है क्या? अरे भाभी जी, हमारे यहाँ तो ऐसे ही गुजारा होता है। पहले के जमाने में तो हाथ से पंखा झलकते थे। बस भी करो, आजकल की लड़कियाँ इतनी नाजुक हो गई हैं। हमारे घर में तो कूलर भी नहीं था, फिर भी पूरा दिन हम काम करते थे। माँ जी, मैं तो सिर्फ। अरे चुप करो, अब बहुत हो गया। यहाँ की मेहमान हो या बहू, सबको एडजस्ट करना ही पड़ेगा। रात का समय। नीलू अपने कमरे में बैठी है, मोबाइल फैन से हवा करने की कोशिश कर रही है। पसीने से उसका हाल बेहाल है। सॉरी नीलू, मुझे पता नहीं था कि इतनी परेशानी होगी। पंखा भी मर मर के चल रहा है। कोई बात नहीं राजेश, समस्या हो या गर्मी, दिमाग ठंडा रखकर हल निकालना पड़ेगा। अगली सुबह नीलू अपने मोबाइल पर YouTube वीडियो देख रही है और नोट्स बना रही है। उसके चेहरे पर मुस्कान है। वाह, क्या बात है, देसी जुगाड़ से कूलर बना सकते हैं। बहुत अच्छा लगा ये आइडिया। भाभी जी क्या कर रही हैं? दिन भर मोबाइल में लगी रहती हैं। देवरानी जी, एक कमाल का प्लान है, आप भी देखिए। नीलू अपना फोन प्रिया को दिखाती है और प्रिया पहले हैरान हो जाती है, फिर दिलचस्पी दिखाने लगती है। ये क्या सच में काम करता है? थोड़ा सा समय दे दो, सब देख लेना। दोपहर का समय। नीलू किचन में मटके, पुराने कपड़े और छोटे पंखे जमा कर रही है। अनिल और राजेश भी उसकी मदद कर रहे हैं। भाभी जी, ये सब क्या बना रही हैं आप? देवर जी, देसी जुगाड़ वाला कूलर। मटके में पानी भरकर गीले कपड़े लगाकर और पंखे की हवा उसमें से गुजरकर एक ठंडी हवा निकलेगी। वाह नीलू, कमाल का है, पहले क्यों नहीं सोचा ये। शाम तक नीलू का देसी कूलर तैयार हो जाता है। साथ ही उसने छत पर पानी छिड़कने वाला सिस्टम भी बनाया है। ये क्या नाटक लगाया है पूरे घर में, हद होती है। माँ जी, बस एक बार ट्राई करके तो देखिए, अगर काम ना आए तो हटा दूंगी। अरे वाह भाई वाह, इसमें से तो ठंडी हवा आ रही है। आहा, कितना अच्छा लग रहा है। कूलर चालू होते ही पूरे कमरे में ठंडी हवा आने लगती है। सबके चेहरे पर खुशी के भाव आ जाते हैं। अरे यार, मजा आ गया, दिल खुश हो गया इस ठंडक से। भाभी जी, आप तो कमाल हो, क्या बनाया है आपने। वाह, क्या मस्त मस्त हवा आ रही है, दिल खुश हो गया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये सब तो जमाना बदलने की बात है ना। रात के खाने के समय नीलू ने तगड़ा नींबू पानी भी बनाया, पुदीने और काले नमक के साथ। लीजिए, सबके लिए स्पेशल कूलिंग ड्रिंक, ठंडक अंदर से भी आनी चाहिए। वाह, क्या स्वाद है, बहुत टेस्टी है नीलू। बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया, हमारे पूरे घर को आराम मिल गया। अचानक बिजली चली जाती है, पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है। तभी सभी लोग परेशान हो जाते हैं। अरे बाप रे, अब क्या होगा? बिजली भी चली गई। ये क्या मुसीबत है यहाँ, अब तो सारी रात जगना पड़ेगा। घबराने की कोई बात नहीं है माँ जी, एक और जुगाड़ है मेरे पास। नीलू अपने बैग में से रिचार्जेबल पंखा निकालती है और सबको बांटती है। साथ ही पावर बैंक चार्ज करने का सिस्टम भी दिखाती है। ये भी कोई बात हुई भला। अरे भाभी, जब तक आप हमारे साथ हो ना, हमें तो किसी चीज से डर नहीं लगता। कोई भी मुसीबत आ जाए, सबका हल ना बस आप हो। आपके पास तो हर एक चीज का हल होता है। देवर जी, समझदारी की बात तो ये है कि पहले से तैयारी रखनी चाहिए। अगली सुबह पूरा घर नीलू के जुगाड़ से खुश है। छत पर पानी के छिड़काव से तापमान भी कम हो गया है। ए सुशीला जी, हमारी बहू तो क्रांति लेकर आ गई। अरे वाह भाई वाह, आज तक हमारे घर में ऐसा किसी ने नहीं सोचा। हाँ, मुझसे गलती हुई,
नीलू बेटी, मैं माफी मांगती हूँ तुमसे, पर तुमने तो सच में कमाल कर दिया। कोई बात नहीं माँ जी, हम सभी को मिलकर घर को बेहतर बनाना चाहिए। दोपहर का समय, पड़ोस की औरतें भी नीलू के जुगाड़ को देखने के लिए आई हैं। सभी उसकी तारीफ कर रही हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है, हमें भी सिखाओ। बिल्कुल आंटी जी, सबको सिखा दूंगी, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। हमारी भाभी जी तो इंजीनियर है, दिमाग इतना तेज है इनका। शाम को खाना खाते समय पूरा परिवार खुश वाले माहौल में बैठा है। नीलू, तुमने तो साबित कर दिया कि अगर दिमाग लगाया जाए तो कोई भी समस्या हल हो सकती है। अरे भाभी जी, गर्मी भगाओ अभियान के तहत आपको ना अवार्ड मिलना चाहिए। सच कह रहा है नीलू बेटी, तुमसे हम सबको सीख मिली है। पुराने तरीकों के साथ नए आइडिया भी अपनाने चाहिए। माँ जी, ये सबकी जिम्मेदारी है, अकेली कैसे करती मैं, सबने मिलकर मदद की है। रात का समय, नीलू और राजेश छत पर बैठे हैं, ठंडी हवा का आनंद ले रहे हैं। मुझे गर्व है तुम पर नीलू, तुमने सिर्फ अपनी परेशानी का हल नहीं निकाला बल्कि पूरे घर को सिखाया है। राजेश, जब मन में सच्चाई हो और दिमाग ठंडा हो तो कोई भी काम करना मुश्किल नहीं लगता। कुछ दिनों बाद पूरे गांव में नीलू के देसी कूलर की चर्चा हो जाती है और लोग उससे वो सीखने के लिए आ जाते हैं। बहन जी, आपने कमाल कर दिया, पूरे गांव के लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। भैया जी, ये कोई बड़ी बात नहीं है, जो चीजें घर में पड़ी हैं उनका सही इस्तेमाल करें बस। 1 महीने बाद गर्मी का मौसम थोड़ा सा खत्म हो चुका था, लेकिन नीलू के नवविचारों की वजह से पूरे घर का माहौल ही बदल गया था। रमेश जी, हमारी बहू ने तो घर की इज्जत बढ़ाई है, अब तो सारे रिश्तेदार उससे सलाह लेने आते हैं। अरे ये तो संस्कार की बात है, नीलू ने दिखा दिया। अब बुद्धि और मेहनत दोनों अगर हो आपके पास, आप तो कुछ भी कर सकते हो। कहानी का अंत, नीलू अब घर की गर्मी मैनेजमेंट क्वीन बन गई है। उसके आइडिया से पूरे परिवार को राहत जो मिलती है। भाभी जी, अगली बार कोई और मुसीबत आए तो आप ही हमारी सरदार हैं। देवरानी जी, ये सिर्फ और सिर्फ एक शुरुआत है, आगे भी जब भी कभी जरूरत होगी ना, सब मिलकर हल निकालेंगे। बेटी, भगवान का शुक्र है कि तुम हमारे घर आई और तुमने सिखाया कि समस्या का समाधान कैसे करते हैं। सूर्यास्त का समय, पूरा परिवार छत पर बैठा है। ठंडी हवा में नीलू के चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान है। दोस्तों, जिंदगी में कोई भी मुसीबत हो, चाहे वो गर्मी हो या कोई और परेशानी, बस ये याद रखिए, दिमाग ठंडा रखो, दिल में हिम्मत रखो और हल जरूर मिलेगा। समझदारी से काम लो और देखो कि कैसे हर मुसीबत एक नया मौका बन जाती है। वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा लगा। अरे बस करो। अरे सब एक साथ बोल दोगे क्या? देखो आप लोग शांत हो जाओ, मैं बोलता हूँ। भाभी हो तो ऐसी और जिंदगी हो तो हमारे जैसी। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा हमें तो। कहानी समाप्त हुई। नीलू ने साबित कर दिया कि सही सोच और मेहनत से कोई भी चुनौती जीती जा सकती है। अंजलि और उसकी बेटी रजनी एक गांव में रहती हैं। अंजलि अपनी बेटी को बहुत प्यार करती है, जिसकी वजह से रजनी घर का ना कुछ काम करती है और बहुत गुस्सा करने लग जाती है। एक दिन रजनी सो रही होती है और उसकी माँ अंजलि उसे उठाने आती है। बेटा उठ जा, सुबह हो रही है और कब तक सोएगी? जब अपने ससुराल जाएगी तब भी ऐसे ही सोएगी क्या? सब क्या सोचेंगे कि कैसी शिक्षा दी है मैंने अपनी बेटी को। यार माँ, आज आप फिर से आ गए मुझे ये बातें सुनाने के लिए। मुझे नहीं पता कि लोग क्या कहेंगे क्या नहीं, मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और रही बात मेरे ससुराल की, तो आपको क्या लगता है वहाँ जाके मैं काम करूँगी? बेटा ऐसे नहीं बोलते, सबको ससुराल जाकर काम करना ही होता है और अच्छे से रहना होता है। मुझे कुछ नहीं सुनना, आप जाकर अपना काम करो, मुझे सोने दो। इतना बोलकर रजनी सो जाती है और अंजलि चली जाती है खाना बनाने। ऐसे ही दिन निकलते हैं और अंजलि अपनी बेटी रजनी की हरकतों से परेशान हो जाती है। एक दिन अंजलि अपनी बेटी के साथ बैठकर बातें कर रही होती है। रजनी, तेरी उम्र भी हो रही है, क्यों ना तेरी शादी किसी अच्छी जगह करवा दूं, जहाँ नौकर वोकर सब हों और तुझे कोई काम ना करना पड़े, जिससे तेरे ससुराल वालों को ये भी ना पता चले कि तुझे कोई काम करना नहीं आता। माँ, आप सही बोल रही हो, मुझसे वैसे भी कोई काम नहीं होता घर का, मैं नहीं कर सकती काम वाम। रजनी वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद रजनी को देखने वाले आने वाले होते हैं। बहन जी बताइए कुछ अपनी बेटी रजनी के बारे में, कितनी पढ़ी लिखी है, क्या क्या कर लेती है, घर के काम आते हैं या नहीं? मेरी बेटी ने बीए कर रखा है और बहुत ही सीधी है,
किसी से फालतू भी नहीं बोलती, ना ही किसी से ज्यादा मतलब रखती है। रही बात घर के काम की, कर तो सब देती है, पर आप ये सवाल क्यों कर रही हैं? आपके घर में तो नौकरों की कमी नहीं होगी। आपने सही कहा कि नौकरों की कमी तो कोई है नहीं, लेकिन फिर भी तो पूछना पड़ता है कि लड़की को कुछ आता है या नहीं। कुछ दिनों बाद शिवम और रजनी की शादी हो जाती है। रजनी अपने ससुराल चली जाती है और फिर अगले दिन उसकी सास रजनी से बोलती है, बहू उठ जा, आज तेरे खाने बनाने की रस्म है जिसमें तुझे मीठा बनाना होगा और सब रिश्तेदार और पड़ोसी आएंगे, तुझे सबको खाना खिलाना होगा। माँ जी मैं नहीं बना सकती खाना, नौकर से बोलकर बनवा लो, वो बना देगा और वही सबको खिला भी देगा। मुझे सोने दो, मुझसे कुछ नहीं बनने वाला। लेकिन तुझे तो खाना बनाना नहीं आता, तेरी माँ ने हमसे झूठ बोला था क्या? हाँ झूठ बोल रही थी, मुझसे नहीं बनेगा खाना। अब जाओ और मुझे सोने दो, नहीं तो चली जाऊंगी मैं अपने माँ के घर। कम से कम आराम से सोने को तो मिलेगा। यहाँ तो हर तरफ से सुबह सुबह चिकचिक होने लगती है। बहू ऐसे मत बोल, मैं नौकर से बोलकर खाना बनवा देती हूँ। ये सब सुनने के बाद संगीता वहाँ से चली जाती है। वो नौकर से बोलकर खाना बनवा लेती है। सारे पड़ोसी और रिश्तेदार आ जाते हैं। संगीता अपनी पड़ोसन शांति से बात करती है, तभी रजनी वहाँ आती है। अरे वाह संगीता, तेरी बहू ने खाना तो बहुत अच्छा बनाया है। कहाँ से मिल गई तुझे इतनी अच्छी बहू जो इतने सारे काम कर सकती है? क्या बताऊँ तुझे, ये खाना मेरी बहू ने नहीं बल्कि नौकरों ने बनाया है। उसे तो खाने के नाम पर मुंह ही बनाना आता है, ऊपर से मुझे ही चिल्ला कर दिखलाती है। सुबह देर से उठती है और उठने का तो नाम ही नहीं लेती। अच्छा, इसका मतलब इसे कुछ नहीं आता? इससे अच्छी तो मेरी बहू है जो घर का सारा काम कर देती है, और वो भी बड़े प्यार से। हाँ पता नहीं मैंने क्या कर्म किए जो मुझे ऐसी बहू मिली है। कुछ बोलो तो उल्टा मुझे ही सुनाने लगती है। वही करती है जो इसका मन करता है, इसे दूसरों से तो कोई मतलब ही नहीं है। रजनी ये बातें सुन लेती है और गुस्से में शांति से बोलती है, आप यहाँ ये सब बताने आई हैं ताकि माँ जी मुझसे भी काम करवाए? अरे आपकी वो होगी जो सारा काम करती होगी, मैं उनमें से नहीं हूँ जो घर का काम करे। जाइए यहाँ से और दोबारा यहाँ दिख मत जाइएगा। अपने घर को देखो, दूसरों के घर में लड़ाई मत लगवाओ। अरे कैसी बदतमीज बहू है तेरी, देख तो कैसे बोल रही है मुझसे। आज के बाद ना तेरे घर में नहीं आऊंगी। कैसे बदतमीजी से बात कर रही है ये, इसे तो बड़ों की इज्जत करनी भी नहीं आती है। ये सब बोलकर शांति वहाँ से चली जाती है और संगीता रजनी को डांट रही होती है। तभी वहाँ शिवम आ जाता है, लेकिन रजनी चुप नहीं होती। वो संगीता से भी तेज आवाज में बात करने लगती है। तभी शिवम बोलता है, रजनी तुम्हें पता नहीं है बड़ों से कैसे बात करते हैं? तुम्हें ये नहीं पता बड़ों को इज्जत दी जाती है? तुम चुपचाप माँ से माफी मांगो और जाओ यहाँ से। मैं क्यों माफी मांगू? आखिर मेरी गलती ही क्या है जो मैं माँ जी से माफी मांगू? अरे सारी गलती उन आंटी की है, मैं नहीं मांगने वाली माफी वाफी। बेटा सुबह भी ये मुझ पर ऐसे ही चिल्ला रही थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला। मैं तो घर की हूँ, सुनकर चुप हो गई। वो शांति अब सबको बता देगी, हमारी क्या इज्जत रह जाएगी उन सबके सामने। शिवम को ये सब बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है, जिसकी वजह से वो वहाँ से चला जाता है। अगले ही दिन रजनी जब उठती है तो नौकर उसके लिए चाय लेकर कमरे में नहीं आता। तभी रजनी गुस्से में नौकर से बोलती है, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, कहाँ मर गए थे? अभी तक मेरी चाय नहीं लेकर आए हो। तुम यहाँ काम करने आते हो या फ्री बैठने या फ्री के पैसे लेने आते हो? अपना काम ना समय पे किया करो। वो मैडम, खाना तो हमेशा आप सबके साथ नीचे खाती हो ना, तो मुझे पता नहीं था कि आपका खाना ऊपर आएगा, इसलिए मैं नीचे आपका इंतजार कर रहा था। आगे से ध्यान रखूंगा। अब ना मुझसे बहस करने की जरूरत नहीं है, जाकर खाना लेकर आओ मेरे लिए। नौकर ये सब सुनकर वहाँ से चुपचाप चला जाता है। तभी वहाँ संगीता आ जाती है। बहू क्या हुआ, क्यों उस पर चिल्ला रही थी? अब उस नौकर ने क्या कर दिया तेरा? ये नौकर एक काम तो सही करता नहीं है। इतना टाइम हो गया है, इसने अभी तक मुझे खाना ही नहीं दिया। इन लोगों की वजह से तो मैं भूखी रह जाऊंगी। कोई बात नहीं, अभी वो जानते नहीं है तेरे बारे में, इसलिए नहीं दिया होगा खाना। कल से टाइम पर दे देंगे। माँ जी आप तो कुछ बोलो मत, आपके नौकर भी ना आप की तरह हो गए हैं, कामचोर बिल्कुल। सब सुनकर संगीता वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही रजनी रोज किसी न किसी बात पर अपनी सास संगीता से लड़ाई करती, लेकिन संगीता उसका जवाब ना देती। दिन निकलते गए। कुछ दिन बाद एक दिन रजनी घूमने के लिए बाजार जा रही होती है। तभी एक कार से
उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ये सब सुनकर संगीता और शिवम हॉस्पिटल जाते हैं। तभी वो डॉक्टर से रजनी के बारे में पूछते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी बहू ठीक तो है ना? उसे क्या हुआ? वो है कहाँ? आपकी बहू की कमर में बहुत ज्यादा चोट आई है, जिसके कारण वो कुछ दिन सही से चल नहीं पाएंगी। उन्हें ज्यादा से ज्यादा आराम करने के लिए कहिएगा और उनकी कंडीशन थोड़ी नाजुक है, तो थोड़ा सही से ध्यान रखिएगा आप। कुछ देर बाद शिवम और संगीता रजनी को हॉस्पिटल से घर लेकर आते हैं। कई दिनों तक संगीता रजनी को उसके कमरे में ही खाना खिलाती और प्यार से रखती। एक दिन जब संगीता रजनी के लिए खाना लेकर जाती है, तब रजनी उससे बोलती है, माँ जी आप कितनी अच्छी हैं। मैंने आपके साथ इतना बुरा बर्ताव किया, लेकिन फिर भी आपने मेरे साथ कितना अच्छा बर्ताव किया। मैं ही पागल थी जो आपसे ऐसे बोलती थी। अब आगे से मैं कभी भी आपसे ऐसे बात नहीं करूंगी। संगीता, माँ तुमसे बहुत प्यार करती है, इसलिए वो तुम्हें कुछ बोलती नहीं है। तुम्हें उनके साथ प्यार से रहना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए। आगे से तुम माँ से अच्छे से बात करना। बहू, मैं तुझे अपनी बेटी की तरह मानती हूँ, इसलिए मैं तुझसे कभी झूठ नहीं बोलती थी। आखिर तू मेरी बेटी की तरह है। रजनी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उसके बाद से अपनी सास और अपने पति के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। सुधा और नवीन शहर में रहा करते थे। सुधा की सास कुछ महीनों पहले ही गुजर गई थी। सुधा के ससुर जी गांव में रहते थे। ऐसे ही एक दिन सुधा अपने पति नवीन से कहती है, सुनिए जी, क्या हमारे सर पर भी कभी हमारे बड़ों का हाथ नहीं रहेगा? मैं कब से आपको बोल रही हूँ कि बाबूजी की उम्र हो चली है। अगर हमारे साथ रहेंगे तो हमारी भी चिंता दूर हो जाएगी। मैं तो बाबूजी को बुला बुला के थक चुका हूँ, लेकिन बाबूजी है वो आने का नाम ही नहीं लेते हैं। कब से उनको कह रहा हूँ बाबूजी शहर आ जाओ, लेकिन मेरी बातों को हमेशा अनसुना कर देते हैं। अगर नहीं सुनते हैं तो आप खुद उनको लेकर आइए ना। अरे मुझे भी तो पता चले ना कि कैसे हैं मेरे ससुर जी। मैंने आज तक देखा नहीं है उनको। मैं तो चाहता ही हूँ कि तुम मेरे बाबूजी से मिलो, लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि तुमसे प्रेम विवाह किया है हमने, और वो हमसे नाराज भी है। नाराज और गुस्सा ही होंगे ना। वैसे भी हम लोगों ने गलती की है। उनकी नजर में तो गुस्सा और नाराज होना उनका हक है, और हमारा फर्ज है कि हम उनको मनाएं। और मैं कुछ नहीं जानती, मुझे अपने ससुराल का प्यार चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि बाबूजी यहाँ आ जाए, लेकिन मैं वादा नहीं कर सकता क्योंकि वो नहीं माने तो। और हाँ, मैं तो बताना भूल गया, कुछ दिनों के लिए ना मुझे बाहर जाना है काम पर, तो अपना ध्यान रखना। और जब मैं वापस आऊंगा ना, तब हम गांव चलेंगे। नवीन के जाने के बाद सुधा घर में काम कर रही होती है कि तभी वहाँ उनकी पड़ोसन विमला आती है और कहती है, क्या बात है सुधा, जब देखो काम करती रहती हो। अरे हमारे घर भी आ जाया करो, हमें भी अच्छा लगेगा। नहीं विमला जी, वो क्या है ना, कुछ दिनों बाद जब मेरे पति लौटेंगे तब मुझे अपने ससुराल जाना है, इसलिए अभी से घर की सफाई कर रही हूँ। मुझे आसानी होगी। मुझे एक बात समझ नहीं आती, तुम्हारा घर इतना साफ है, फिर भी तुम्हें अपना घर साफ रखना है। इतनी साफ सफाई की क्या जरूरत है? यही तो मेरी जिंदगी है विमला जी। इनके सहारे ही मैं खुद को कभी अकेला महसूस नहीं करती। अरे रे रे, कितनी बड़ी बात कर दी तुमने। अब तुम इन घर के कामों को अपना दोस्त मानती हो। कर भी क्या सकती हो ना सास है ना ससुर। बिमला और सुधा बात कर ही रही होती हैं, तभी घर पर एक बुजुर्ग आते हैं और जोर जोर से नवीन का नाम लेकर बुलाने लगते हैं। तभी सुधा बोलती है, हाँ जी, आप कौन हो और ऐसे कैसे चिल्लाकर उनका नाम ले रहे हो? अरे क्या बोले जा रही हो तुम? अरे तुम्हें पता भी है कुछ कि हम कौन हैं? अरे नवीन कहाँ है? ए नवीन, अरे कहाँ है नवीन? राजमा भिगो के। मुझे क्या मालूम कि आप कौन हो? वैसे भी आप कौन हो ये जानकर मुझे क्या ही मिलेगा। और रही उनकी बात, तो वो कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं, 3-4 दिन बाद ही आएंगे। और अगर कोई जरूरी बात है तो बता दीजिए, मैं उन्हें खुद बता दूंगी। अरे क्या बताओ तुमको? हाँ, क्या जानना है तुमको? अरे तुम्हारे जो सैया जी है ना, हम उसके पिताजी हैं। अब जान ली ना हमारे बारे में। अब क्या मिल गया तुमको इससे? राजमा भिगो के। अरे बाबूजी, आप अचानक? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप यहाँ आए। अरे मैं क्या कहूँ, क्या करूँ? आप आइए ना, अंदर आइए। क्या हुआ सुधा? कौन आया है जो तुम्हारे चेहरे में ऐसे अचानक से खुशी आ गई है? क्या बात है, कौन है ये? अरे नवीन का बाबूजी है हम। अरे राजमा भिगो के। अरे हम गांव से आए हैं, और बहू
जब से हम आए हैं तब से तुम हमको पानी के लिए भी नहीं पूछी हो। अरे ठंडा ठंडा पानी पिला दो, थक गए हैं। अरे प्यास के मारे गला सूख गया है राजमा भिगो के। सुधा अपने ससुर को देखकर बहुत खुश होती है और अपने ससुर को पानी के साथ चाय भी देती है। कुछ देर बाद पंकज सुधा से बोलता है, अरे बहुरिया, हम क्या कह रहे थे, क्या बनाओगी खाने में राजमा भिगो के? बाबूजी, मैं अभी बाजार जाकर कुछ फ्रेश सब्जियां लेकर आती हूँ और पालक लेकर आऊंगी, फिर बनाऊंगी पालक पनीर। बहुत अच्छा बनाती हूँ मैं पालक पनीर। अरे नहीं नहीं, पैसे का पेड़ पे आते हैं जो तुमको खर्चा करना है। अरे बेटा हमारा है, हम नहीं चाहते हमारे बेटे का खर्चा हो। यही के खातिर हम बैग भर के राजमा लाए हैं। और एक बार बता देते हैं तुमको कि हमको बासी राजमा पसंद नहीं है। अगर शाम को भिगोगे तो हम रात को खाएंगे, अगर रात को भिगोगी तो सुबह खाएंगे राजमा। लेकिन अगर रात का बासी राजमा हमको देने आई, हम कतई नहीं खाएंगे। हम पहले ही बता देते हैं, हम भूखे रह जाएंगे लेकिन बासी राजमा हम नहीं खाएंगे। लेकिन बाबूजी, मुझे जहाँ तक पता है राजमा तो बनाने से एक रात पहले भिगोया जाता है, तो कुछ घंटे पहले भिगोया हुआ राजमा अच्छे से भीग जाएगा क्या? अरे राजमा भिगो के? अरे बहू, हमको राजमा भिगोया हुआ ही अच्छा लगता है। वैसे भी हमारा गांव में ढाबा था, ढाबा। अरे सभी लोग हमारे हाथ का राजमा खाने आते थे। अरे उनको तो बहुत पसंद था हमारे हाथ का राजमा। और अब राजमा भिगो दो, चलो। ठीक है बाबूजी, अगर आप कहते हैं तो मैं अभी जाकर राजमा लेकर आती हूँ। अब वो मेरा मतलब है आपके बैग में से राजमा निकाल कर भिगो देती हूँ। हाँ, एक ही ना हमारी बहुरिया वाली बात। चलो राजमा भिगो दो, और हाँ, जब राजमा बनाने का समय आए तो हमको बता देना। हम राजमा बहुत अच्छा बनाते हैं। वो क्या कहते हैं, मम्मी। नहीं बाबूजी, मम्मी नहीं यम्मी होता है। ठीक है, आज आपके हाथ का राजमा खाते हैं, मैं फिर कभी बना लूंगी। सुधा अपने ससुर के कहने पर राजमा भिगोती है। कुछ देर बाद उनके घर बिमला आती है और भिगोया हुआ राजमा देखकर वो ले जाती है। कुछ समय बाद पंकज जी रसोई में आते हैं और कहीं भी भिगोया हुआ राजमा ना देखकर मन ही मन बोलते हैं, अरे मोरी मैया, ये बहुरिया ने राजमा नहीं भिगोया अभी तक। चलो रुको, अभी पूछते हैं इससे। और का हो बहुरिया? सुधा अपने ससुर जी की आवाज सुनकर वहाँ दौड़ी चली आती है और उनसे कहती है, हाँ बाबूजी, आपने मुझे बुलाया, कुछ चाहिए क्या आपको? हाँ, हमने बुलाया, लेकिन हमको कुछ चाहिए नहीं। हमको एक बात पूछनी है बहू, तुमने राजमा भिगोया कि नहीं? हाँ बाबूजी, मैंने बहुत पहले ही भिगोया था। मैं अभी दिखाती हूँ आपको राजमा। अरे बहुरिया, अब रहने दो, अब झूठ बोल के कोनो फायदा नहीं है। अरे तुमने राजमा भिगोया ही नहीं, चलो भिगो। लेकिन बाबूजी, मैंने राजमा भिगोया था। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, शायद आपको दिखा नहीं होगा। वो क्या है ना, कभी कभी हमें कुछ चीजें नजर नहीं आती, सामने तो होती हैं लेकिन दिखती नहीं है। अच्छा ऐसा है का? ठीक है, फिर एक बार और हमारे खातिर जाकर देख लो, तुमने राजमा भिगोया है कि नहीं। ये कैसी बात कर रहे हैं बाबूजी, वो बूढ़े हो चुके हैं, मैं नहीं। मुझे तो अच्छे से याद है कि मैंने राजमा भिगोया था, शायद उनको दिखा नहीं होगा। अब तो उनकी उम्र भी हो गई है, इसीलिए। क्या हुआ बहू, जाओ देखो जाकर, तुम्हारी रसोई में ना राजमा भिगोया है भी या नहीं, जाओ देखो। पंकज जी के कहते ही सुधा आराम से रसोई में जाती है और जाकर देखती है कि जो राजमा उसने भिगोया था वो वहाँ नहीं है। तभी फिर से सुधा राजमा भिगोती है और अपने काम में लग जाती है। तभी पंकज जी सुधा से कहते हैं, और क्या हुआ बहू, राजमा भिगोया कि नहीं? और पहले वाला राजमा किधर गया, पता चला कुछ हो कि नहीं पता चला? बाबूजी, मैंने राजमा भिगोया था, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो राजमा गया तो गया कहाँ। ऐसे अचानक कहाँ गायब हो सकता है? अरे छोड़ो बहू, जो हो गया सो हो गया, जाने दो, गलती हो गई होगी। अब भिगो तो दिया ना कि नहीं भिगोया? हाँ बाबूजी, मैंने अब तो भिगो दिया बस। अब और कुछ देर बाद राजमा भीग जाएगा ना, तो आप बना लेना। वैसे बाबूजी, मुझे कुछ कहना था। हमने आपको कितने खत लिखे थे, लेकिन एक भी खत का जवाब क्यों नहीं दिया आपने? बहुरिया, वो का है ना, हमारे गांव में एक प्रतियोगिता हुआ रहा, वो में
राजमा भिगोकर सब्जी बनानी थी, हम उही में व्यस्त थे। तो जब हम मुंह में विजेता बने तो हम यहाँ आ गए। वाह क्या बात है बाबूजी, अब तो मुझे भी आपके हाथ का खाना खाने का सौभाग्य मिल ही गया। आज तो जमकर राजमा खाऊंगी। अरे क्या बात कर रही हो बहू? अरे हम तो चाहते ही हैं कि हमारी बहू भी हमारे हाथ का बना हुआ खाना खाए। अरे हमसे राजमा चावल बनाना सीख भी लो, राजमा भिगोकर। बाबूजी आप हमेशा ये राजमा भिगोकर क्यों बोलते हो? ऐसा बोलना आपको अच्छा लगता है क्या? वो कहा है ना बहुरिया, हमको राजमा बनाते हुए बहुत साल हो गए, तो सबको राजमा भिगोने को बोलते रहते हैं। इतना बोलते हैं कि आदत पड़ गई है, कई बार तो मुंह से निकल जाता है राजमा भिगोकर। सुधा राजमा देखने जाती है तो देखती है कि राजमा तो निकला था, लेकिन राजमा में पानी डालना ही भूल गई थी। ये सारी बातें अपने ससुर जी से बोल ही रही थी कि तभी वहाँ विमला पकाया हुआ राजमा लेकर आती है और कहती है, ये लीजिए बाबूजी, आपका राजमा भिगोकर बना कर लाई हूँ, टेस्ट करके देखिए कैसा बना है। ये राजमा कहाँ से मिला आपको विमला जी? ये राजमा तो आपका ही है, आपने भिगोकर रखा हुआ था तो मैं लेकर चली गई और बना कर ले आई। करो टेस्ट करो, कैसा बना है बताओ फिर। बिमला की बात सुनकर सुधा और पंकज जी दोनों हैरान थे। दिन भर राजमा के पीछे पड़े पंकज जी भी अब राजमा भिगोकर बोलना भूल गए थे। सीमा अपने पति मोहन और बेटी रिंकी के साथ अपनी जिंदगी जी रही थी। मोहन का काम भी बहुत अच्छा था। मोहन अपनी पत्नी और बेटी को बहुत प्यार करता था। एक दिन मोहन की केशव नाम के एक लड़के के साथ दोस्ती हो जाती है और केशव जुआ शराब जैसी गलत काम किया करता था और वो मोहन को भी अपनी तरह बिगाड़ देता है। मोहन घर से झूठ बोलकर पार्टी में जाया करता, शराब पीता और जुआ खेलता, जिस वजह से उसका काम धंधा बिल्कुल चौपट हो जाता है। अब वो घर से चोरी करके शराब पीने लगा था। एक दिन मोहन पीकर धुत घर आता है और उसकी पत्नी सीमा उसे कहती है, ये क्या है जी, जब से आप केशव भैया जी से मिलने लगे हो आप बदल गए हो। पहले आप हमारा कितना ख्याल रखते थे, अब आप खुद के अलावा किसी की फिक्र ही नहीं करते हो। तुझे कितनी बार बोला है मैंने, मेरे रंग में भंग मत डाला कर। मैं खुश तुझे अच्छा नहीं लगता हूँ क्या? इतने सालों से तुम लोगों को कमा कमा के खिला दिया मैंने, अब कुछ साल अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ अपने हिसाब से, तो तुम लोग वो भी जीने नहीं देते मुझे। अपने परिवार को दुखी रखकर खुश रहने में आखिर आपको कौन सी खुशी मिलती है? सीमा ने ये बोला ही था और मोहन उसके गाल पर खींचकर एक तमाचा मारता है। बदतमीज औरत, जुबान लड़ाती है मुझसे तू? आज के बाद कभी जुबान लड़ाया ना तो तेरी जुबान काट के तेरे दूसरे हाथ में रख दूंगा, समझेगा तू? पति हो, पति की इज्जत कर, वरना। मोहन ये बोलकर नशे में झूमता हुआ अपने कमरे में चला जाता है और सीमा बेचारी रोने लगती है। लगता है अब ये कभी नहीं सुधरने वाले हैं, ये हमारे बसे बसाए घर को उजाड़ कर ही मानेंगे। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और मोहन अपनी शराब और जुए की लत के कारण अपना घर, गाड़ी सब कुछ हार जाता है। अब मोहन सीमा और उनकी बेटी रिंकी एक छोटे से किराए के घर में रहने लगते हैं। ज्यादा शराब पीने से मोहन का लीवर भी खराब हो जाता है और उसकी किडनी भी। अब वो बहुत कमजोर हो चुका था और उसने बिस्तर पकड़ लिया था। मुझे माफ कर दो सीमा, माफ कर दो। तुम हमेशा कहती रही शराब बुरी बात है, छोड़ दो। मैंने नहीं छोड़ी, इसको आदत बनाता गया और इसने मेरे परिवार और मुझे इस हालत में लाके खड़ा कर दिया। सब मेरी गलती है, माफ कर दो मुझे, सब मेरे कारण हुआ है। अब तो हमारी बेटी रिंकी का स्कूल भी छूट गया, उसकी पढ़ाई बहुत जरूरी है, पर आप चिंता क्यों करते हो? मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। सीमा के पास जब भी पैसे नहीं हुआ करते तो वो अपने परिवार को
अपनी पड़ोसन रेखा की दुकान से कुछ लाकर खिला दिया करती। दरअसल रेखा राजमा चावल का ठेला लगाया करती। सीमा हाथ में 20 रुपए लेकर रेखा के ठेले पर जाती है, लेकिन वहाँ उसका ठेला था ही नहीं। इसके बाद वो रेखा के घर जाती है और कहती है, अरे क्या हुआ दीदी, आज आपने राजमा चावल का ठेला नहीं लगाया? वो क्या है ना, मेरी सास ससुर थोड़े बीमार रहते हैं और गांव में हमारी बहुत जमीन है, इसलिए अब मैं और मेरा परिवार वापस गांव जाकर बस रहा है। तू तो जानती है आजकल जमाना कितना खराब है। अगर मेरे देवर देवरानी ने सास ससुर की बीमारी का फायदा उठाकर सारी जमीन हड़प ली तो? दीदी मेरे पास भी कोई काम नहीं है, अगर आप बुरा ना मानो तो आप अपना ठेला और सारा सामान मुझे बेच जाइए। मैं आपकी जगह राजमा चावल का ठेला लगा लूंगी, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं आपको आपके सामान के सारे पैसे चुका पाऊँ। अरे बस इतनी सी बात। मैं जब तक इस मोहल्ले में रही तूने मेरी बहुत मदद की, कई बार मेरे साथ राजमा चावल भी बनवाए हैं, इसलिए मैं तेरी इतनी मदद तो कर ही सकती हूँ। जब तेरा काम चल जाए तब हम हिसाब किताब कर लेंगे। अब रेखा सीमा को सब कुछ समझा देती है और अपना ठेला और सारा सामान उसे दे देती है। जब रेखा रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन पकड़ने जाती है तो सीमा भी उसे छोड़ने जाती है, और जैसे ही रेखा अपनी सीट पर बैठती है तो खिड़की से सीमा उसे अपना मंगलसूत्र उतार कर देती है। दीदी आपने आज तक मेरी बहुत मदद की है, आप इसे रख लीजिए। जब मेरे पास होंगे ना पैसे तो मैं इसे आपसे वापस मांग लूंगी। अरे पागल, ये सुहाग की निशानी होती है, तो इसे मुझे क्यों दे रही है? हाँ ये सुहाग की निशानी है और ये मुझे मेरी जान से भी ज्यादा प्यारी है, तभी तो मैं इसे आपको दे रही हूँ, ताकि मेरे अंदर ये लगन रहे कि मुझे एक दिन आपके पैसे वापस देने हैं। कुछ ही देर में ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकल जाती है और अब सीमा रेखा की जगह राजमा चावल बेचने लगती है। रेखा के जरिए बंधे ग्राहक रोज सीमा की दुकान पर आकर राजमा चावल खाने लगते हैं। सीमा की आर्थिक हालात में भी काफी सुधार आता है। वो मोहन का अच्छा इलाज भी करवा रही थी और रिंकी को स्कूल भी भेजने लगी थी। ऐसे ही एक दिन राजमा चावल की दुकान के बगल में एक भुट्टे वाले की दुकान थी, जिससे सीमा की अच्छी बोलचाल थी। एक दिन कुछ गुंडे आते हैं और सबसे हफ्ता वसूलने लगते हैं और उन्हें देखकर सीमा भुट्टे वाली रचना से कहती है, ये कौन है जो इस तरह पैसे ले रहे हैं हम सबसे, और सब लोग इतना डरे हुए क्यों हैं? ये हफ्ते वाले हैं, यहाँ जो भी खाने की रेडी लगाता है यह सब उनसे पैसा लेते हैं। कुछ दिन पहले ही पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया था, इसलिए आ नहीं रहा था, अब फिर आ गया। अरे क्या बात हो गई, हम इतनी मेहनत करके पैसे कमाते हैं और हम ये पैसे इन गुंडों को दे दे? ये मैं पैसे बिल्कुल नहीं दूंगी इन्हें। ऐसा नहीं हो सकता सीमा बहन, तुमसे पहले रेखा भी इन्हें हफ्ता दिया करती थी। अगर तुम्हें ये राजमा चावल का ठेला लगाना है तो तुम्हें भी इन्हें हफ्ता देना पड़ेगा। हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। सीमा ये सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, जिसके बाद वो फिलहाल तो उन गुंडों को हफ्ते के पैसे दे देती है और फिर अपने घर आती है। ये सब कुछ मोहन को बताती है और इसे सुनकर वो कहता है, क्या जमाना आ गया है, अब खुद मेहनत करो, कमाओ और दूसरों को पैसे दो। मोहन ये सब सुनकर उदास हो जाता है। वहीं सीमा अपने मन में ठान चुकी थी कि वो इस परेशानी का कोई ना कोई हल तो जरूर निकाल कर रहेगी। इसके बाद एक दिन वो पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस को सब कुछ बता देती है और पुलिस ये सब सुनकर सीमा से कहती है, तुम बहुत ज्यादा बहादुर हो, वरना इन गुंडों से डरकर तो कोई आता ही नहीं था शिकायत लिखवाने के लिए। मुझे अच्छा लगा कि तुम डरी नहीं और तुमने अपनी हिम्मत दिखाई। मैं अपनी मेहनत का खाती हूँ साहब, मैं किसी से डरती नहीं हूँ। एक गरीब ही जानता है कि कैसे पेट काट काट कर वह अपने परिवार का पेट भरता है। इसके बाद इंस्पेक्टर सीमा को कुछ समझाते हैं और सीमा मुस्कुराते हुए अपने घर वापस आ जाती है। अगले दिन सीमा अपने राजमा चावल का ठेला लगाती है। तभी गुंडा मंगलू उसके ठेले पर आता है। ए मैडम, चल हफ्ता निकाल हमार, या तोड़फोड़ शुरू करूं? हाँ भाई साहब, आपके लिए हफ्ता मैंने पहले से निकाल कर रखा है और इस बार कमाई अच्छी हुई है, थोड़ा एक्स्ट्रा ही दूंगी। सबसे पहले आप हमारे राजमा चावल खाकर तो देखो। सीमा ये बोलकर
मंगलू गुंडे को अपने राजमा चावल खाने को देती है, जिसमें उसने बहुत सारी मिर्ची डाली थी। मंगलू जैसे ही उसे खाता है चिल्लाने लगता है, अरे कोई पानी दो, गला जल रहा है मेरा। अरे बाप रे, इतनी मिर्ची! इस पागल औरत ने कैसे राजमा चावल बनाए हैं? अरे कोई मुझे पानी दो। मंगलू ये बोलकर चिल्ला रहा होता है कि तभी अपने पास खड़े एक आदमी से वो पानी मांगता है, जो कि सीमा के ठेले पर खड़े होकर राजमा चावल खा रहा था। भाई साहब, कैसे इंसान हो? आपको नजर नहीं आ रहा है कि यहाँ पर किसी को मिर्ची लगी हुई है? अरे पानी दो ना। पानी? पानी तो तुझे मैं दूंगा, यहाँ नहीं, थाने में। वहाँ तुझे जेल की रोटी के साथ ही पानी मिलेगी। दरअसल वो आदमी इंस्पेक्टर था, जिससे सीमा ने शिकायत की थी, जो कि सिविल कपड़ों में सीमा की दुकान पर खड़ा था, ताकि वो मंगलू को रंगे हाथों पकड़ सके। इसके बाद इंस्पेक्टर मंगलू का कॉलर पकड़ता है और उसे थाने में बंद कर देता है। वहीं सभी लोग सीमा की बहुत तारीफ करते हैं। सच में सीमा बहन, जितना स्वाद तुम्हारे खाने में है उतनी ही गुणी तुम हो, साहसी भी हो। आज तुमने हमें उस गुंडे से राहत दिलवा दी। हम चाहे तो क्या नहीं कर सकते हैं। वो गुंडा हमारी मेहनत की कमाई खाता था, जिस पर हमारा और हमारे परिवार का हक था, तो ये मैं कैसे होने दे सकती थी। अब सब लोग सीमा की बहुत तारीफ करते हैं। वहीं सीमा के बहादुरी के चर्चे दूर दूर तक होने लगते हैं। हर कोई सीमा की बहादुरी के किस्से सुनकर उसकी दुकान पर राजमा चावल खाने आया करता, और जो भी उसके हाथ के राजमा चावल एक बार खा लेता, वो उसके हाथ के बनाए राजमा चावल का फैन ही बन जाता। धीरे धीरे सीमा अपना सारा कर्जा चुका देती है और रेखा से अपना गिरवी मंगलसूत्र भी वापस ले लेती है। इस तरह गरीब राजमा चावल वाली अपनी जिंदगी में तरक्की करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।